हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल माय बायोलॉजी कॉन्सेप्ट इन हिंदी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राम राम खम्मा गणी। तो स्टूडेंट, जो आज का जो हमारा लेसन है, जो यूनिट नंबर फर्स्ट है किसका, 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान, जो 12th बोर्ड क्लास में हैं उनके लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ बायोलॉजी का नंबर 1 चैप्टर अवध बीजी पादपों में जनन। तो हमें अवध बीजी पादपों जनन पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि 12th की बायोलॉजी में हमें पढ़ना क्या है। क्या 12th की बायोलॉजी में हमें पढ़ना क्या है? तो आपके 12th की बायोलॉजी के अंदर आपके नंबर 1 पे पढ़ना है आपको क्या, बोटनी या वनस्पति विज्ञान। क्या पढ़ना है? बोटनी या वनस्पति विज्ञान, जिसमें आपकी वनस्पति जो आपकी फर्स्ट यूनिट है जिसके कहते हैं अवध बीजी पादपों में जनन व विकास। जो हम अवध बीजी पादपों में जनन व विकास पढ़ेंगे। अब तो इसमें अध्याय फर्स्ट में तो हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में, लेकिन आगे की जो अध्याय नंबर 3 और 4 में हो गए वो अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, लैंगिक अवध बीजी पादपों में जनन। ठीक है, और इसके बाद बोटनी होगी, बोटनी के बाद आपकी होगी जूलॉजी। जूलॉजी की मैंने एक क्लास लगा दी है, चैप्टर नंबर 22 है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो पूरा कर दिया गया है, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, नंबर 1 चैप्टर कौन सा आपका, अवध बीजी पादपों में जनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, अब हम सबसे पहले जानते हैं कि अवध बीजी पादपों में जनन क्यों आवश्यक है। अवध बीजी पादपों में जनन क्यों आवश्यक है? अब ये अवध बीजी पादपों में जनन इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये अवध बीजी पादपों में जनन एक आवश्यक घटनाएं होती हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि किसी पादप द्वारा अपने समान संतति पादप को बनाए रखना या अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, जनन करते हैं। क्या करते हैं? जनन करते हैं। और ये जनन की क्रिया जो सजीव होते हैं, जो लिविंग प्लांट होते हैं, या सजीव की बात करूँ या एनिमल की बात करूँ, सजीव के अंदर एनिमल और प्लांट दोनों की बात करूँ, तो ये अपने पीढ़ी को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। क्या करते हैं? जनन करते हैं। अब ये पेड़ पौधों में जनन किस प्रकार के होता है, तो मैं सबसे पहले बात करूं अवध बीजी पादपों में जनन के प्रकार कि भाई अवध बीजी पादप होते हैं या एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उसमें जनन किस प्रकार होता है या कितने प्रकार का होता है। तो अवध बीजी पादपों में जनन 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन, एक होता है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। ठीक है, तो हमें अभी क्या पढ़ना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, अलैंगिक जनन। क्या पढ़ना है? अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन की आवश्यक घटनाएं नहीं होती हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो लैंगिक जनन की आवश्यक घटनाएं क्या होती हैं। लैंगिक जनन की आवश्यक घटनाएं होती हैं जिसमें क्या होते हैं, एक तो बनता है नर युग्मक, एक बनता है आपका मादा युग्मक। ठीक है, ये तो होगी लैंगिक जनन की आवश्यक घटनाएं। अब ये नर युग्मक और मादा युग्मक क्या करके या फ्यूजिशन होकर या संलयन होकर क्या बनाते हैं, 2n युग्मनज। क्या बनाते हैं? युग्मनज। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। ये जो आवश्यक घटनाएं होती हैं जो किस में पाई जाती हैं, लैंगिक जनन पादपों में पाई जाती हैं या लैंगिक जनन की क्रिया में पाई जाती हैं। लेकिन जो ये आवश्यक घटनाएं हैं वो किस प्रकार के पादपों में नहीं पाई जाती, अलैंगिक जनन वाले पादपों में। ठीक है, तो ये अब आपको पूछ ले जाए कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, लैंगिक जनन की आवश्यक घटनाएं नहीं होती हैं, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। अब ये लैंगिक जनन की आवश्यक घटनाएं कौन कौन सी होती है, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। तो यहाँ पे अर्धसूत्रण की घटनाएं नहीं होती हैं। नर युग्म में और मादा युग्म में क्या होती है, अर्धसूत्रण की घटना होती है, जो जबकि इस प्रकार के अलैंगिक जनन में नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अलैंगिक जनन के प्रकार कि भाई जो अलैंगिक जनन है वो कितने प्रकार का होता है। तो नंबर 1 पे आता है आपका अनिषेक बीजता या एगैमोस्पर्मी। ठीक है, अब ये अनिषेक बीजता क्या होता है, प्रजनन। इसमें क्या होता है, प्रजनन तो बीज के द्वारा होता है, लेकिन जो इसमें क्या होती है, अर्धसूत्री और युग्मक संलयन नहीं होता है। कि इसमें युग्मक जनन या लैंगिक जनन की आवश्यक घटना इसमें भी नहीं होती है, क्योंकि देखिए इसमें प्रजनन या विकास या प्रवर्धन ये तो बीज के द्वारा ही होता है, लेकिन जो नया पादप बनेगा वो किसका विकास, मतलब बीज से ही होगा, लेकिन उस बीज के अंदर क्या नहीं होगा, अर्धसूत्री और युग्मक संलयन। ठीक है, कौन सी,
अर्धसूत्री विभाजन और जो युग्मक सलन होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक सलन, वो की क्रिया नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये तो होता है आपका अनिषेक बीजता। इसके बाद आपके नंबर 2 पे आता है कायक जनन। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से नए पादप का बनना। अब आपके कायक जनन को काफी लॉन्ग दे रखा है, तो हम इसको शॉर्ट में समझाते हैं आपको कि जो ये कह रहा है कि बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से नए पादप का बनना। अब जो बीज के अतिरिक्त पौधे के कौन कौन से नए भाग होते हैं, जैसे तना हो गया, उसकी पत्ती हो गई, उसका जड़ हो गया, ठीक है, और उसके क्या हो गए, जननांग हो गए, ये क्या होते हैं, उसके बीज के अतिरिक्त भाग होते हैं, जिससे क्या होता है, नए पादप का बनना। ये क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये क्या हो गई, उसकी कोई लीफ हो गई। ठीक है, अब उस लीफ को क्या, ये पेड़ से जुड़ी हुई है, अगर ये लीफ क्या करेगी, यहाँ से नीचे कट हो गई और कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आपके जमीन पे गिर गई। ठीक है, अब इस जमीन पे गिर गई तो अब ये क्या करेगी, पत्ती से क्या करेगा, नया प्लांट बन जाएगा। ये पत्ती है और पत्ती से आगे और तने निकल जाएंगे और एक नया पादप बन जाता है। ये तो होता है पत्तियों द्वारा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कायिक जनन है। ठीक है, अब ये पढ़ेंगे कि हम कायिक जनन कितने प्रकार का होता है। जो कायिक जनन भी हमें आगे पढ़ना है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो अब कायिक जनन की बात करूं तो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। क्या होता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। ठीक है, एक होता है आपका कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है, अब हम पढ़ना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। क्या पढ़ना है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। इस प्रकार के कायिक प्रवर्धन में, कायिक जनन में प्राकृतिक रूप से पादप अपने आप या स्वतः ही नए पादप का विकास होता है। ठीक है, इसमें नंबर 1 पे पढ़ेंगे हम तनों द्वारा। किसके, तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन किस प्रकार होता है। इसमें होता क्या है कि किसी तने का कोई भी भाग अलग हो जाता है तो नए पादप का निर्माण। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे समझाऊं, ये है क्या, आपका कोई तना, क्या है, तना। ठीक है, अब इस तने को मैंने यहाँ से काट दिया या अपने आप स्वतः ही कट के नीचे गिर गया। कहाँ पे गिर गया, नीचे आ गए, यहाँ पे आ गए। कहाँ पे, ये जो जमीन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये अपनी रूट निकाल देगा और एक नया पादप बन जाएगा। ये तो हो गया आपके तनों द्वारा नया पादप बनना। अब आते हैं इस तने द्वारा जो तने द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है, इसके जो उदाहरण है कई बार एग्जाम में पूछ रखे हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो उदाहरण में सबसे पहले आता है आपका, इसका उदाहरण आता है परकंद। क्या आता है, परकंद। अब जो ये परकंद के उदाहरण कौन कौन से है, तो आपके आता है अदरक और हल्दी। ठीक है, अदरक और हल्दी जो किसके उदाहरण है, तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन के अदरक और हल्दी किसके उदाहरण है, परकंद के उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कंद या आलू। ठीक है, कंद का उदाहरण क्या है आपका, आलू। जो आलू है वो किस प्रकार का कायिक प्रवर्धन होता है, कंद द्वारा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सल्क कंद। ठीक है, सल्क कंद। सल्क कंद का उदाहरण होता है आपके जो प्याज और लहसुन, एलियम सेपा और एलियम सटाइवम। ठीक है, इसके बाद आता है घनकंद। घनकंद का उदाहरण है आपके अरबी। क्या है, अरबी। ठीक है, इसके बाद आता है भूस्तरी। ठीक है, भूस्तरी का उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। इसके बाद आता आपका अंत भूस्तरी, जिसका उदाहरण होता है पुदीना। अंत भूस्तरी का अर्थ होता है भूमि के अंदर तना, स्त्री यानी स्तरी है या स्थिर है, वो क्या है आपका पुदीना। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जड़ों द्वारा। ठीक है, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन किस प्रकार होता है, जैसे जड़, ये माना कि कोई पादप है। ठीक है, इसकी ये है पादप आपका। ठीक है, इसकी जो है ये क्या, जड़ें हैं जो जमीन के अंदर विस्तारित होती है। ठीक है, अब ये क्या करेगी, जड़ यहाँ से कभी कभी क्या होती है, यहाँ से वापस बाहर आ जाती है। क्या आती है, जमीन से बाहर आ जाती है और यहाँ पे क्या निकल जाती है, नई नई कलिकाएं या बड, नई कलिकाएं निकल जाती हैं और यहाँ पे एक नया पादप बन जाता है और यहाँ से नए जड़ें स्टार्ट होने लग जाती हैं। तो ये क्या हो गया आपका नया पादप। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है, आपके तनों द्वारा नहीं होकर कौन सा है, जड़ों द्वारा है। कौन सा, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन किस प्रकार होता है। आपने देखा होगा आपके घर के पास जो शीशम लगा हुआ होता है तो उसकी जड़ें काफी दूर दूर तक फैली होती हैं। जब कोई जड़ का भाग बाहर निकल आता है तो वहां पर नए शीशम का पादप बन जाता है। ये किसका उदाहरण है, कायिक प्रवर्धन के जड़ों द्वारा। ठीक है, इसके बाद आता है चमेली और शीशम। शीशम और चमेली में क्या होती है, जड़ों को उकेड़ कर या उसको जड़ के छोटे भाग को
काट कर कहीं दूसरी जगह रोपित कर दिया जाता है तो क्या होता है, नया पादप विकास हो जाता है या नया पादप बन जाता है। इसके बाद आता है आपके पत्तियों द्वारा, क्या आता है, पत्तियों द्वारा या लीफ द्वारा, जो पत्तियां होती हैं पेड़ की, उनकी पत्तियां द्वारा क्या होता है, नया पादप का विकास होता है। वो किस प्रकार होता है, जब किसी पादप की पत्तियां किसी प्राकृतिक आपदा के कारण या स्वतः ही नीचे गिर जाती हैं तो क्या होता है, पादप की पत्तियां गिर जाती हैं तो नया पादप बन जाता है। जैसे आपके उदाहरण हो गए ब्रायोफिलम और बुगोनिया, ठीक है, ये देखिए ये हैं आपके ब्रायोफिलम, ठीक है। इस पर क्या होती हैं, ये पत्तियां नीचे गिर जाती हैं और इस पर क्या होती हैं, स्वतः ही कलियां निकलने लगती हैं और ये एक क्या कर देती हैं, नए पादप का विकास हो जाता है। किसके द्वारा, पत्तियों द्वारा, ठीक है। इसके उदाहरण कौन कौन से हो गए, ब्रायोफिलम और बिगोनिया, क्या होता है, ब्रायोफिलम और बिगोनिया, ठीक है। इसके बाद आता है आपका जननांगों द्वारा, क्या आता है, जननांगों द्वारा। अब जो हमारे पादप होते हैं, पादपों के पुष्प होते हैं, पुष्प में क्या होते हैं, जननांग उपस्थित होते हैं, क्या होते हैं, जननांग। अब इन जननांगों द्वारा क्या होते हैं, नए पादप का विकास होता है। और ये जननांग कौन कौन से होते हैं, कुछ पादपों में, अब इसकी परिभाषा क्या देगी, कुछ पादपों में पुष्प कलिकाओं के स्थान पर बहुकोशी के पत्र परिकलिका बन जाते हैं और जब ये पत्र परिकलिका जमीन पर गिर जाते हैं तो नए पादप का विकास हो जाता है। अब ये क्या होता है, जो पुष्प के जो पत्र कलिकाएं होती हैं, जैसे बाह्य दलपुंज है, वो जो जमीन पर गिर जाती हैं तो क्या होते हैं, उससे नए पादप का विकास हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ पे, ठीक है, कोई ये क्या है, पुष्प है, ठीक है, और उस पुष्प का ये क्या है, बाह्य दलपुंज है, क्या है, दलपुंज है, क्या है, ये है दलपुंज, ठीक है, जो क्या है, कोरेलाई, और ये जो क्या है, कैलिक्स या बाह्य दलपुंज, क्या है, अगर ये बाह्य दलपुंज और दलपुंज जब जमीन पर गिर जाते हैं तो क्या होते हैं, नए पादप का विकास हो जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं जननांगों द्वारा नए पादप का विकास होना, ठीक है। इसके उदाहरण कौन कौन से हो गए, आपके रतालू और रामबास, क्या होते हैं, रतालू और रामबास होते हैं, जो क्या होते हैं, इस जननांगों द्वारा कायक प्रवर्धन के उदाहरण हैं। अब एक बार हम वापस रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि आवृतबीजी पादपों में जनन क्यों आवश्यक है। आवृतबीजी पादपों में जनन इसलिए आवश्यक है क्योंकि सभी सजीव ये चाहते हैं या सभी सजीवों की ये इच्छा रहती है कि वो अपने समान नए संतति पादप को जन्म देना या अपने पीढ़ी को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपके आवृतबीजी पादपों में जनन के प्रकार। एक नंबर पे आता है अलैंगिक या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नंबर 2 पे आता है आपका लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन की वो विधि जिसमें आवश्यक घटनाएं संपन्न नहीं होती हैं। और ये आवश्यक घटनाएं कौन सी होती हैं, जैसे अर्धसूत्रण, और अर्धसूत्रण का अर्थ होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और उसमें युग्मक संलयन की क्रिया नहीं पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अलैंगिक जनन के प्रकार, ठीक है। आपके अलैंगिक जनन के 2 प्रकार हैं, एक तो अनिषेक बीजता और एक है कायक जनन। अनिषेक बीजता शब्द से ही पता चलता है, बिना निषेक यानी बिना निषेचन के बीजता या बीज से बिना निषेचन के ही नए पादप का विकास होना क्या कहलाता है, अनिषेक बीजता। इसको क्या कहते हैं, प्रजनन तो बीज के द्वारा होता है या नए पादप का विकास तो किसके द्वारा होता है, बीज के द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन इसमें अर्धसूत्री और युग्मक संलयन नहीं होता है। ये अर्धसूत्री और युग्मक संलयन कौन से, नर युग्मक और मादा युग्मक के जो फ्यूजन की क्रिया या संलयन की क्रिया है नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कायक जनन। नंबर 2 पे क्या आता है, कायक जनन, वेजेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से नए पादप का विकास होना। अब ये बीज के अतिरिक्त पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं, ये तो तना होता है, एक जड़ होती है, पत्तियां होती है और जननांग होती है, ठीक है। अब ये जो कायक जनन को 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक कायक जनन और एक कृत्रिम कायक जनन, ठीक है। प्राकृतिक कायक जनन को हम किस भागों में बांटा, 4 भागों में, कौन कौन से, तनों द्वारा, जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा और जननांगों द्वारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं तनों द्वारा, तो क्या होता है, नंबर 1 उदाहरण आता है आपका प्रकंद, ठीक है। प्रकंद का उदाहरण हो गया अदरक और हल्दी, ठीक है। नंबर 2 पे आता है आपका कंद,
कंद का उदाहरण हो गया आपके आलू। ठीक है, नंबर 3 पे आता है आपका शलगकंद, जिसका उदाहरण है प्याज और लहसुन। इसके बाद आता है घनकंद, अरबी, और जो उसके बाद आता है भूस्तरी, स्ट्रॉबेरी, और नंबर 6 पे आता है अंतःभूस्तरी, जिसका उदाहरण है आपका पुदीना। ठीक है, ये तो हो गया आपका अलैंगिक जनन का कायिक जनन। ठीक है, कायिक जनन का कौन सा पार्ट हो गया? प्राकृतिक कायिक जनन। अब हम जो नया वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो क्या होगा आपका कायिक जनन। कौन सा? कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है वो किस प्रकार होता है। अब जो हमारा जो सेकेंड भाग है वो क्या है? कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है, अब ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम का अर्थ होता है आर्टिफिशियल या मानव द्वारा संपन्न। अब जो ये कायिक प्रवर्धन है किसके द्वारा होता है? ये जो कायिक जनन है मानव द्वारा संपन्न कराया जाता है, या जो ये कायिक प्रवर्धन की क्रिया है मानव इसको संपन्न करता है, ये मानव के हाथों द्वारा इसको संपन्न किया जाता है। और इसमें क्या होता है, ये जो होती है वाणिज्यिक हेतु किया जाता है। वाणिज्यिक हेतु का अर्थ होता है व्यवसाय के लिए। अब ये विधि क्यों अपनाई जाती है? क्योंकि इससे लाखों पादप, एक ही पादप से लाखों पादपों या नए पौधों का विकास किया जा सकता है, इसलिए ये वाणिज्यिक स्तर पर काफी उपयोगी है, क्योंकि ये काफी सस्ता पड़ता है, इसलिए इसे वाणिज्यिक या व्यवसाय के रूप में भी काम में लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है वो कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं आपके नंबर 1 पे आता है कर्तन या कटिंग, कि भाई जो कृत्रिम जो कायिक प्रवर्धन है वो किसके माध्यम से होता है, कौन कौन सी विधियों द्वारा होता है। तो नंबर 1 पे आता है आपका कौन सा? कटिंग या कर्तन। कर्तन का अर्थ होता है किसी पादप के किसी भाग को काट कर नए पादप का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? कर्तन कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कर्तन। तो कर्तन को देखिए यहाँ पे लिखा मैंने कि पौधों के विभिन्न अंगों को छोटे छोटे टुकड़े कर जमीन में रोप दिया जाता है। ठीक है, ये हो गए आपके कर्तन के। भाई कर्तन किसे कहते हैं? एग्जाम में आ गए 1 नंबर का सवाल कि कर्तन विधि किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा पौधे के विभिन्न अंगों को छोटे छोटे टुकड़े कर जमीन में रोप दिया जाता है, ये ही विधि क्या कहलाती है? कर्तन कहलाती है। अब ये जो विभिन्न अंग कौन कौन से हो गए कर्तन में, हमने पढ़ा कि विभिन्न अंग कौन कौन से है। तो इसका तना, पत्ती, शाखा, जड़, ये सब क्या हो गए? पादप के विभिन्न अंग हो गए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कर्तन की जो विधियां होती हैं कौन कौन सी होती है। नंबर 1 आती है स्तंभ कर्तन या तना कर्तन, या भाई इस जो उदाहरण है वो किस किस के हैं? नंबर 1 पे है आपका तना या स्टेम कटिंग। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में पौधे के तनों को छोटे छोटे टुकड़े कर रोप दिए जाते हैं। जैसे कि ये कोई पेड़ है, क्या है? पेड़ है, इसके क्या है? विभिन्न, ये क्या है? तने या शाखें हैं या तना है। तो इसको क्या क्या छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। ठीक है, अब इन टुकड़ों को क्या कर दिया जाता है? जमीन में रोपण। ठीक है, अब इन जमीन में रोपण करने के बाद क्या होगा? ये जो टुकड़े हैं नए नए पादप का विकास हो जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण क्या क्या हो गए आपके? गन्ना, क्या हो गया? गन्ना, अंगूर और गुलाब। आपने सभी ने देखा होगा गन्ने का खेती किस प्रकार की जाती है? उसके तने को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसको जमीन में रोप दिया जाता है, जिससे क्या है? नए पादप का विकास हो जाता है। वो किस प्रकार का उदाहरण है? आपके तने का उदाहरण है। अब आते हैं नंबर 2 पे आपका मूल कर्तन, कि भाई जो जड़ द्वारा या रूट कटिंग या जड़ों द्वारा किस प्रकार नए पादप का विकास किया जाता है। ये भी क्या है? आर्टिफिशियल विधि है या कृत्रिम विधि है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जड़ों के छोटे छोटे टुकड़े कर उद्ध्रुव स्थिति। अब ये शब्द आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा कि उद्ध्रुव स्थिति क्या होती है। तो ये देखिए मैंने जड़ है, ये कोई क्या है? जड़ है। ठीक है, मैंने इसके क्या कर दिए? छोटे छोटे कट कर दिए या कटिंग कर दी, इसके छोटे छोटे पीस कर दिए। ये हो गए आपके जड़ के छोटे छोटे पीस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? जमीन, ये क्या है? जमीन। ठीक है, अब इस जमीन में क्या करेंगे हम? इस टुकड़े को उठा के किस प्रकार रोपेंगे? इस प्रकार रोपेंगे, ना कि आप इस प्रकार रोपोगे। किस प्रकार? इस प्रकार। अगर आप इस प्रकार रोपोगे तो सही है, और इस प्रकार रोपोगे तो नए पादप का विकास नहीं होगा। ये जो स्थिति है कैसी है? उद्ध्रुव स्थिति। कौन सी है? उद्ध्रुव। उद्ध्रुव का अर्थ होता है सीधी या खड़ा। ये कह रहा है कि इस विधि के द्वारा पौधे के तनों को रोप दिया जाता है और जड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में उद्ध्रुव स्थिति में। किस प्रकार? उद्ध्रुव स्थिति का मतलब है सीधे खड़े रूप में पौधे के तने को रोपा जाता है, ना कि ऐसे। ठीक है,
अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार नए पादप का विकास होता है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हो गए आपके, सेब और चेरी, जो इस किसके उदाहरण है, मूल कर्तन के। इसके बाद आता है, कर्तन तो खत्म हो गए, नंबर सेकंड आता है आपका दाब लगाना या लेयरिंग, या दाब लगाना या लेयरिंग। इस विधि में तना तथा शाखा को पैतृक पादप से अलग किए बिना ही उसमें अपस्थानिक जड़ों का निर्माण। ये विधि है क्या होती है, इसमें किसी पादप होता है, जैसे कि कोई पादप होता है, ये रहा पादप, ठीक है, ये ले लो आपका कोई पादप है, ठीक है। अब इस पादप में क्या होता है कि इसको पादप के किसी भाग, जैसे तड़ा, जड़, तना और पत्ती होती है, इसको किसी भाग को अलग किए बिना ही उसमें नई जड़ों का विकास करना क्या कहलाता है, आपका दाब लगाना क्या कहलाता है। इस विधि में तना तथा शाखा को पैतृक पादप या मुख्य पादप, पैतृक पादप यानी मूल पादप होता है, उस मूल पादप से अलग किए बिना ही उसमें अपस्थानिक जड़ें, कौन सी जड़ें, अपस्थानिक जड़ें का निर्माण को प्रेरित किया जाता है, उसे क्या कहता है, दाब लगाना कहते हैं, ठीक है। जिनसे क्या होती है, नई प्रो या सूट सिस्टम या जड़ें या सूट सिस्टम या तने के जो ऊपर वाले भाग होते हैं, जड़ से ऊपर वाले भाग वो निकल आते हैं, इसे क्या कहते हैं, दाब लगाना कहते हैं, ठीक है। अब आता है इसकी जो विधियां होती हैं, कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी, एक तो होता है टीला लगाना, एक होती है वायु दाब लगाना या गुट्टी लगाना, और एक होते हैं 3 नंबर पे आपके रोपण होती है, ठीक है। एक शब्द आता है आपके, मैं यहां पे बताता हूं, प्रवर्धन, प्रवर्ध, कई बार एग्जाम में पूछा है प्रवर्ध। अब ये प्रवर्ध क्या होता है आप सभी को समझना चाहिए। यहाँ पे प्रवर्ध क्या होता है, प्रवर्ध एक वो शब्द है, ये जो प्रवर्ध उस शब्द के मतलब उससे कहते हैं जिसके जो कायिक जनन में जो भाग, अंग या काम में लिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रवर्ध कहते हैं। जैसे मैंने आपको जड़, जड़ क्या है, प्रवर्ध है, तना क्या है, प्रवर्ध है। क्या प्रवर्ध है, क्योंकि इसके द्वारा कायिक जनन में सहायक होते हैं, या आप इसे कहते हो कायिक जनन, कायिक जनन में उपयोग आने वाले अंग क्या कहलाते हैं, प्रवर्ध कहलाते हैं। ये जो शब्द है, टर्म है, 1 नंबर के सवाल में आपके पूछ सकता है कि प्रवर्ध किसे कहते हैं, तो आपका क्या उत्तर होगा, कायिक जनन में उपयोग आने वाले अंग को क्या कहते हैं, प्रवर्ध कहते हैं। अब हम एक एक को पढ़ेंगे, टीला लगाना, वायुदाब लगाना या गुट्टी लगाना और रोपण, ये क्या होती है, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं। अब जो हमें कर्तन के बाद क्या आता है, दाब लगाना, ठीक है। अब दाब लगाना 3 प्रकार के होता है, एक तो टीला लाभ, एक होता है वायु गुटी दाब, एक होता है आपका रोपण, ठीक है। तो नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे, टीला दाब। अब ये टीला दाब या क्या होता है, इस प्रकार किस प्रकार होता है, तो ये देखिए सबसे पहले ये जो टीला दाब है किस में काम लिया जाता है, पौधों में प्रयोग किया जाता है। जो जितने भी पौधे होते हैं उसमें किस विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन किया जाता है, टीला दाब द्वारा। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, चमेली और मोगरा। अब ये भाई चमेली, जो चमेली और मोगरा है उसमें टीला दाब किस प्रकार लगाया जाता है, इसको हम एक एग्जाम के रूप में या डायग्राम के रूप में अच्छी तरह से समझते हैं। ये कोई क्या है, माना कि किसका पादप है, चमेली का, किसका है, चमेली का पादप है, ठीक है। अब इस चमेली के पादप से हमें क्या, टीला दाब द्वारा एक नया पादप बनाना है। किस प्रकार बनाएंगे, ये है चमेली का पादप। अब ये क्या करते हैं, चमेली के पादप की एक शाखा लेते हैं, क्या लेते हैं, उसकी शाखा, माना कि मैंने ये जो उसकी क्या ले ली, शाखा ले ली, ठीक है। अब इस शाखा को क्या करेंगे, जो जमीन होती है ना, जमीन में उसको शाखा को, जो शाखा युक्त होती है उसको क्या कर देंगे, जमीन में दबा देंगे। क्या करेंगे, जमीन में दबा देंगे। अब जमीन में दबाने के बाद इसको 1 या 2 सप्ताह तक नए रखते हैं तो यहाँ से क्या निकलेगी, जड़ें निकलने लग जाएगी। क्या निकलेगी, जड़ें निकलेगी, जिससे क्या होता है, नया पादप बन जाता है। और ये जैसे ये जड़ें से पादप बन गए यहाँ पे, तो यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया, दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये जो यहाँ से कट करके यहाँ पे लेके आ गए दूसरी जगह और एक नया पादप बन गया, ठीक है। अब ये तो हो गया टीला दाब। अब वापस देखते हैं ये टीला दाब क्या होता है। इसमें क्या होता है, एक चमेली के पादप होता है, जैसे कि इसकी पादप की एक शाखा को क्या करते हैं, जमीन में दबाते हैं। किसमें, जमीन में दबाते हैं। और उसको कैसे दबाते हैं, परोसंधीय युक्त दबाते हैं। तो और इससे क्या निकलती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं, ठीक है। अब ये अपस्थानिक जड़ों से जो जड़ें निकलती हैं, इस भाग को काट के दूसरी जगह रोप दिया जाता है, जिससे क्या आपके एक नया पादप बन जाता है। इसे कहते हैं आपका टीला या दाब लगाना, टीला दाब लगाना, ठीक है।
नंबर 2 पे आता है, काफी इंपॉर्टेंट है सबसे, वायु दाब या गुट्टी लगाना। ठीक है, ये मुख्यतः विधि किसमें काम आती है, आपके वृक्षों में काम ली जाती है। किसमें, वृक्षों में। इस विधि में होता क्या है, ये कोई है वृक्ष है, क्या है, कोई वृक्ष है। ठीक है, अब इस वृक्ष से क्या होता है, किसी टहनी या शाखा, इसमें क्या लेते हैं, एक टहनी लेते हैं या शाखा लेते हैं या, ठीक है। अब इस टहनी या शाखा पे क्या किया जाता है, सबसे पहले एक कोई शाखा ली, इसको क्या किया जाता है, इसको क्या कहता है, कलम विधि द्वारा छाल को हटाया जाता है। ये जो, जैसे कि ये कोई तना है, ठीक है, अब इस तने को जो ऊपर वाली छाल है इस प्रकार हटाएंगे कि वलय आकार में, कैसे, वलय आकार में इस प्रकार हटाएंगे जिससे कि उस तने की जो ऊपर वाली छाल ही हटाए, ना कि उसके जो नीचे वाला भाग है वो क्षतिग्रस्त हो। बिना नीचे वाला भाग बिना क्षतिग्रस्त हुए उसके ऊपर से क्या हटाते हैं, छाल हटाते हैं। अब इस छाल को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, अब इस छाल को रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर क्या लगाएंगे, रुई की लेप करेंगे, या इस पर क्या लगाएंगे, मिट्टी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रुई या मिट्टी लगाएंगे। ठीक है, ये जिसे क्या कहते हैं, गुट्टी कहते हैं या गुट्टी लगाना कहते हैं। ठीक है, अब इस मिट्टी के और रुई की लेप कर दिया, इसके जो भाग हमने रिमूव किया था छाल का, इस भाग पे क्या कर दिया, रुई या जड़ लगा, रुई या मिट्टी लगा दी। ठीक है, अब इस मिट्टी लगाने के बाद ऊपर की टहनी पर क्या लगाएंगे, जल पात्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जल पात्र लगाएंगे, जिसको क्या किया जाएगा, एक नलिका के द्वारा इस पर जल को आने दिया जाएगा या जल का माध्यम बनाया जाएगा, ऐसा कि जिससे उस ऊपर वाले जल पात्र से इस जो गुट्टी लगाई हमने या जो रुई या मिट्टी लगाई है उसको नम बनाए रखने के लिए ऊपर से धीरे धीरे पानी टपक टपक के आता रहेगा, जिससे क्या ये जो है माध्यम में क्या बना रहेगा, नम बना रहेगा या गीला बना रहेगा। ठीक है, अब ये माध्यम गीला बना रहेगा तो यहाँ से क्या 8 सप्ताह बाद, कितने 8 सप्ताह बाद, मैं मानूं कि आपके कम से कम कितने 2 माह बाद, कितने होते हैं 8 सप्ताह में 56 डे होते हैं। 2 महीने बाद यहाँ से क्या निकलेगी, नई जड़ें निकलेगी। कहाँ से, यहाँ से नई जड़ें निकलनी स्टार्ट हो जाएगी और क्या करेगा, यहाँ से वापस काट के एक नया पादप बनाया जाएगा, नया पेड़ बना दिया जाएगा और नया पादप विकसित होगा। ये विधि क्या कहलाती है, आपकी वायु या गुट्टी दाब लगाना कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आती है आपके नंबर 3 पर रोपण विधि। क्या है, रोपण विधि।